नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमजीएस बीकानेर 2.0 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज जो क्लास होने वाली है वो सेकेंड पार्ट है अपना एंजाइम्स का। फर्स्ट पार्ट में हमने उनके बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे वो हमने देख लिए थे, उसकी डेफिनेशन देख ली थी, कुछ फैक्ट्स हमने देख लिए थे। आज की क्लास में जो टॉपिक रहने वाला है वो इस टॉपिक की जान कह सकते हैं, कोर पार्ट इसको हम कह सकते हैं इसका। तो सबसे पहले रिंग डाल लीजिएगा, वही चैप्टर है अपना एंजाइम पहले वाला। इसमें आज जो हम टॉपिक अपना शुरू करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जनरली अगर हम देखें तो एंजाइम को हमने दो भागों में बांटा है। जितने भी एंजाइम्स हैं उनको हमने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। पहला है सरल एंजाइम, सिंपल एंजाइम इंग्लिश वाला समझना चाहे तो, और दूसरा जो है वो है जटिल या कॉम्प्लेक्स एंजाइम। हमने सारे जितने भी एंजाइम उनको इन दो भागों में बांट दिया कि भाई एक तरह के जो एंजाइम्स है वो है सिंपल और दूसरे तरह का जो एंजाइम है वो है जटिल। अब ये आपने किस बेस पे बांटा? बेस है इनका ये जो किस चीज से बने हुए हैं, इनकी संरचना में कौन कौन से मॉलिक्यूल शामिल है, उनके बेस पे हमने बांटा है। तो जैसे ये सिंपल एंजाइम है, ये सरल एंजाइम है, ये प्योर प्रोटीन के बने होते हैं। इनकी क्या विशेषता होती है कि ये शुद्ध प्रोटीन से बने होते हैं या फिर सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं। ये लगाते हैं यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। और ये जटिल एंजाइम है, इनमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ में ए प्रोटीन ये भाग भी होता है, यानी कुछ दूसरे कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स भी इसमें साथ में शामिल होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें जैसे जटिल एंजाइम है उनको एक नाम और देते हैं, होलो एंजाइम। जटिल या होलो एंजाइम, ठीक है। अब जटिल एंजाइम है उसमें क्या क्या होता है? जैसे कि हमने कहा था कि इसमें एक तो प्रोटीन तो होता ही है, तो एक तो होता है इसका प्रोटीनीय भाग, और बाकी जो भाग है वो होता है अप्रोटीन भाग, यानी कि कुछ और ही उसमें मैटर होता होगा। अप्रोटीन भाग इतना समझ गए आप कि हमने जितने भी एंजाइम हैं उनको दो भागों में बांटा है, सरल एंजाइम और जटिल एंजाइम। सरल एंजाइम सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि जटिल एंजाइम या होलो एंजाइम जो है उनमें प्रोटीन भाग के साथ साथ ए प्रोटीन भाग भी होता है। अब ये ए प्रोटीन भाग जो है ये कौन कौन से हैं, इससे पहले ये देख लेते हैं कि प्रोटीन भाग को भी हम एक नया टर्म देते हैं। जैसे जटिल एंजाइम को हमने होलो एंजाइम नाम दिया, वैसे ही प्रोटीनीय भाग जो होता है जटिल एंजाइम का उसको कहते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम, ये याद रखिएगा। हाँ, अब बात करते हैं अप्रोटीनीय भाग। इस अप्रोटीनीय भाग में आती है तीन चीजें। वो तीन चीजें कौन कौन सी है आइए एक एक करके इसमें देखते हैं। सबसे पहली चीज आती है वो होती है प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह। दूसरी चीज जो आती है वो आती है मेटेलोजाइम। मेटेलोजाइम। और तीसरा है कोएंजाइम। ये तीन भाग जो है वो होते हैं अप्रोटीन भाग। दोबारा देखिए, सबसे पहले एंजाइम है उनको दो भागों में बांटा, सरल एंजाइम और जटिल एंजाइम। सरल एंजाइम में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? प्रोटीन होती है। जटिल एंजाइम में प्रोटीन भाग के साथ अप्रोटीन भाग भी शामिल होता है, और जटिल एंजाइम को हम दूसरा नाम दिया है होलो एंजाइम। उसके बाद अगर बात करें प्रोटीन भाग, तो प्रोटीन भाग में अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन से प्रोटीन भाग क्या नाम दिया? एपो एंजाइम नाम दिया है। और ए प्रोटीन ये जो भाग है
उस ए प्रोटीन विभाग में होते हैं 3 समूह, प्रोस्थेटिक समूह, मेटेलोजाइम और कोएंजाइम। अब इन तीनों में क्या अंतर है और ये इस प्रोटीन विभाग से कैसे जुड़े होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है प्रोस्थेटिक समूह। ये जो है ये इस प्रोटीन विभाग से जुड़ा होता है मजबूत बंध से। कैसे बंध से? मजबूत बंध से। और ये कैसा समूह है? ये है ऑर्गेनिक समूह, कार्बनिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह एक कार्बनिक समूह है जो मजबूत बंध के साथ प्रोटीन भाग से जुड़ा होता है। दूसरा है मेटेलोजाइम। मेटेलोजाइम जो है वो अकार्बनिक भाग है, यानी कि धातु आयन होते हैं कुछ, जैसे कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, Fe+2 या Fe+3, इस तरह के ये कुछ धातु आयन होते हैं जिसको कहते हैं मेटेलोजाइम। तो ये सीधी सी बात है, दिख ही रहा है अकार्बनिक भाग है। तो ये ढीले बंध से बंधे होते हैं। कैसे बंध होते हैं इनके? ढीले बंध से बंधे होते हैं। और कैसे भाग है ये? अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक। और लास्ट वाली जो चीज बचाती है वो है कोएंजाइम। ये कोएंजाइम भी एक कार्बनिक भाग ही होता है, और लेकिन ये बंधा कैसे होता है? ढीले बंध से बंधा होता है। तो ये कैसे होता है? इसका भी बंध कैसा होता है? ढीला बंध होता है। ढीले बंध से बंधे होते हैं, कमजोर बंध से बंधे होते हैं। और कैसा भाग है? ऑर्गेनिक। ये कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये किससे जुड़े रहता है? प्रोटीन भाग से जुड़े रहते हैं। समझ में आ गया होगा कि हमने एंजाइम को दो भागों में बांटा है, सरल एंजाइम और जटिल एंजाइम। सरल एंजाइम सिर्फ प्रोटीन भाग से बना होता है। जटिल एंजाइम जो है, जिसे हम होलो एंजाइम भी कहते हैं, इसमें दो भाग होते हैं, एक प्रोटीन भाग होता है, दूसरा अप्रोटीन भाग होता है। प्रोटीन भाग को हम कहते हैं एपो एंजाइम। अप्रोटीन भाग में 3 भाग है, प्रोस्थेटिक समूह, मेटेलोजाइम और कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक समूह ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो मजबूत बंध के साथ बंधे होते हैं। किससे? प्रोटीन भाग से या एपो एंजाइम भाग से। मेटेलोजाइम जो है, इसमें कैल्शियम +2 है, मैग्नीशियम +2 है, ये धातु आयन होते हैं जो ढीले बंध से एपो एंजाइम या प्रोटीन भाग से जुड़े होते हैं। और लास्ट में बचता है कोएंजाइम, जो कि ढीले बंध से बंधे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और बंधे किससे होते हैं? प्रोटीन भाग से। आप अगर इसमें कोएंजाइम के कुछ एग्जांपल लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा। जैसे लोग कोएंजाइम को हम अलग से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं इसमें। आप इसको एज इट इज ऐसे ही उतार लीजिए, याद करने में आपकी आसानी रहेगी। इसको अलग से डी नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे सीधा उतार लीजिए, समझ में आ जाएगा आपके। फटाफट उतार लीजिए इसको। वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। आगे मैं करवाता हूं इसका कुछ क्वेश्चंस की सीरीज में। इस क्वेश्चन से पहले आपको बता देते हैं इसका कोएंजाइम के बारे में थोड़ा सा। ये कोएंजाइम का कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए, हमने क्या कहा कि एंजाइम के अंदर एक होता है जटिल एंजाइम। आपने कहा हाँ सर होता है जटिल एंजाइम। उस जटिल एंजाइम के अंदर एक होता है ए प्रोटीनीय भाग। हमने कहा हाँ होता है ए प्रोटीन भाग। उस ए प्रोटीन भाग में एक भाग होता है कोएंजाइम। हमने कहा हाँ होता है सर कोएंजाइम। ये कोएंजाइम कितने प्रकार के, कौन कौन से कोएंजाइम होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कोएंजाइम के बारे में एक आता है NAD। ये NAD ये तरह का कोएंजाइम है। एक है NADP, 2। और तीसरा आपका है इसमें FAD। और चौथा इसमें आ जाता है आपका कोएंजाइम A। कोएंजाइम A
ये चार बेसिकली आपके सामने को एंजाइम देखने को मिलते हैं। इंग्लिश वाला सीधा लिखना, कोई इसमें चेंज नहीं है, को एंजाइम इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कम सेम ही रहने वाली हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। चलिए एक एक करके अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि NAD की फुल फॉर्म क्या है, किसे कहते हैं NAD। तो लिख दीजिएगा निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और जब आप NADP की बात करते हैं तो इसमें सेम ही रहने वाले तीन टर्म, तो और लास्ट में हमें क्या जोड़ना है, लास्ट में जोड़ना है फॉस्फेट। जैसे ये लिख लो निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, उसके बाद में यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड और लेना फॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट जुड़ता ही NADP बन जाता है। NAD की फुल फॉर्म ये और NADP की ये लिख के साथ में फास्फेट और ऐड कर देना, क्योंकि P का मतलब फॉस्फेट है। फिर हम बात करते हैं FAD। इसको थोड़ा पास में दे दो, फॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लेविनॉइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और इसकी कोई अलग से फुल फॉर्म नहीं होती, ये कोएंजाइम ए ही होता है। इसकी फटाफट से पहले फुल फॉर्म उतार लीजिए तीनों की अलग अलग से। आप इस तरह से लिख लो, इस तरह से लिख लो, वरना ऊपर NAD, फिर एक लाइन छोड़ के NADP, फिर एक लाइन छोड़ के FAD, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि बनते किससे हैं। NAD का निर्माण किससे होता है और NADP का निर्माण किससे होता है। देखो बेसिकली इनमें अंतर सिर्फ फॉस्फेट समूह का है, तो सीधी सी बात है कि इसका निर्माण एक ही चीज से हो रहा होगा। इनका निर्माण वो होता है निकोटिन एसिड से। निकोटिन एसिड या नियोसिन। इसका भी सेम ही है, निकोटिन एसिड या नियोसिन, एज इट इज आप यहां पे इसको कॉपी कर लीजिए। फिर बात आती है FAD, फ्लेविनॉइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका निर्माण होता है राइबोफ्लेविन से, यानी कि आपका जो विटामिन B2 है उससे। राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 से। NAD की फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और NADP की निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। FAD को फ्लेविनॉइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और इनका निर्माण किस किस से हो रहा है, निर्माण इसका हो रहा है निकोटिन एसिड या नियासिन से। इसका भी सेम निकोटिन एसिड या नियासिन से। और FAD यानी कि फ्लेविनॉइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो रहा है राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 से। इसका निर्माण किससे हो रहा है, कोएंजाइम ए का। इसका निर्माण हो रहा है पेंटाथोनिक एसिड से। बस इसमें इतना याद रखना चाहिए कि पेंटाथोनिक एसिड से इसका निर्माण होता है और ये कोएंजाइम का एक प्रकार है। फटाफट से उतार लीजिए, सेम इसी फॉर्मेट में उतार लीजिए, ज्यादा आसानी से आपको याद रहेगा, ज्यादा पेज भरने की आपको इसमें जरूरत नहीं है। NAD, NADP, FAD और कोएंजाइम ए, ये चार जो है वो कोएंजाइम के प्रकार है। आप डिनोट कर लीजिए, फिर मैं वापस से एक साथ रिवाइज करा दूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी।
चलिए पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं अभी वाला, और फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें से, है ना, कि भाई किस तरह से सवाल जो है आने की संभावना होती है इसमें। देखिए सबसे पहले एक सवाल आए, मान लो सवाल को चलो बाद देखें, उसमें रिवीजन देख लेते हैं। चलिए हमने क्या पढ़ा कि प्रोटीन एंजाइम जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सरल एंजाइम, दूसरा होता है बोलो क्या, जटिल एंजाइम, या उसको दूसरा नाम हमने क्या दिया था, होलो एंजाइम। क्या दिया था, होलो एंजाइम। अब तो सरल एंजाइम है, सरल एंजाइम सिर्फ किससे बना होता है, सरल एंजाइम सिर्फ प्रोटीन से बना होता है। अच्छा उसका एक एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख लो, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये जो है जो पाचक एंजाइम है उनमें जनरली यही होता है, सरल एंजाइम होते हैं, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है। ये किसके एग्जाम्पल है, ये सरल एंजाइम के एग्जाम्पल है। दूसरा आप देखो जटिल एंजाइम, तो जटिल एंजाइम बने होते हैं किससे, प्रोटीन भाग, जिससे हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। क्या, एपो एंजाइम। और जो दूसरा भाग है वो है कौन सा, अप्रोटीनी भाग, जिसमें 3 समूह है, प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह जो होता है वो कैसा होता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, कैसा होता है, ऑर्गेनिक होता है, और मजबूत बंध के साथ प्रोटीन भाग या एपो एंजाइम से जुड़ा होता है। दूसरा दूसरा भाग है मेटेलोजाइम, उसमें क्या होता है, धातु आयन, कैल्शियम +2 हो चाहे मैग्नीशियम +2 हो। वैसे कैल्शियम +2 धातु नहीं होता है, लेकिन हमने इसको माना है, इस मेटेलोजाइम के अंदर इसको हमने शामिल किया है। तो Ca+2, Mg+2, Mn+2 ये जो भी है मेटेलोजाइम, इसमें Fe+2 या 3, इनको मेटेलोजाइम में हमने शामिल किया है। ये कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, और ये ढीले बंध के साथ एपो एंजाइम से बंधे होते हैं। तीसरी जो चीज आती है वो आती है को एंजाइम। ये को एंजाइम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने लायक था, तो इसलिए हमने थोड़ा पढ़ लिया इसमें। ये पहली बात तो ये होता है कैसा, ऑर्गेनिक होता है, और दूसरी बात इसमें ये है कि ये ढीले बंध से बंधा होता है। को एंजाइम के हमने 4 प्रकार देखे, NAD, NADP, FAD और को एंजाइम A। NAD के बारे में हमने क्या पढ़ा, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और NADP में हमने क्या पढ़ा, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। दोनों का निर्माण एक ही चीज से हो रहा है, निकोटिन एसिड या नियासिन। ठीक है, फिर आता है FAD, फ्लेविनॉइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविनॉइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी, और निर्माण किससे हो रहा है, विटामिन B2, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, क्या है, राइबोफ्लेविन। फिर बात आती है को एंजाइम A। को एंजाइम A के बारे में इतना ही याद रखना है कि पेंटाथोनिक एसिड से इसका निर्माण होता है, बस। तो अब हम बात करते हैं कुछ सवालों की इसके बारे में। मान लीजिए सवाल इस तरह से आ जाए कि जटिल एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या कहलाता है। लिख लीजिए साथ में इसको, साथ में नोट कर लीजिए इसको। जटिल एंजाइम का प्रोटीन भाग कहलाता है। ऑप्शन ए आपको दे दिया, मान लीजिए होलो एंजाइम, ऑप्शन बी आपको दे दिया मान लो एपो एंजाइम, ऑप्शन सी आपको दे दिया मान लीजिए को एंजाइम, और ऑप्शन डी आपको दे दिया कि सभी। अब बताइए क्या होगा, जटिल एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या कहलाता है। तो आपको पता है अभी जैसा आपने पढ़ा है, क्या हो गया ये, एपो एंजाइम। फिर दूसरा सवाल कुछ इस तरह से आ सकता है कि निम्न में से कौन सा जटिल एंजाइम है। निम्न में से कौन सा जटिल एंजाइम है, और इसके ऑप्शन थोड़े से अलग तरीके से आपको दे दे।
जैसे मान लीजिए इसने ऑप्शन आपको दे दिया ठीक, जटिल एंजाइम है। इसमें आपको पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है होलो एंजाइम, ऑप्शन बी आपको दे दिया एपो एंजाइम, ऑप्शन सी आपको दे दिया को एंजाइम, और ऑप्शन बी आपको दे दिया प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह। इस परिस्थिति में सवाल का आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा जटिल एंजाइम है। इसको हमने कंबाइंड रूप से जटिल एंजाइम कहा था, ये भी जटिल एंजाइम का भाग है, ये भी है और ये भी। तो ऐसी सिचुएशन में हमने पढ़ा था जटिल एंजाइम का दूसरा नाम ही क्या है, होलो एंजाइम। तो इसमें सारे कंबाइन आ जाते हैं। तो इस परिस्थिति में हमने इसको लेना है क्या, होलो एंजाइम। तीसरा सवाल रहने वाला थोड़ा अलग नेचर के रहने वाला है। वो क्या है, ध्यान से देखिए। जटिल एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाता है, या फिर जटिल एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग कौन सा है। जटिल एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग है, मान लीजिए ये लिख लेते हैं। और आपको इसमें ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए पहला तो आपको एपो एंजाइम दे दिया, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया को एंजाइम, तीसरा आपको दे दिया प्रोस्थेटिक समूह, और चौथा आपको दे दिया मेटेलोजाइम। ये सवाल है आपके सामने कि जटिल एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग कौन सा है। अब आप देखोगे चलो ठीक है, एपो एंजाइम तो प्रोटीन भाग है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि जो नॉन प्रोटीन भाग है उसमें प्रोस्थेटिक समूह भी आता है, मेटेलोजाइम भी आता है और को एंजाइम भी आता है। तो क्या सवाल गलत हो गया क्या ये प्रोटीन भाग पूछ रहा था क्या? नहीं, ये एक्चुअल में नॉन प्रोटीन भाग ही पूछ रहा है आपसे। लेकिन अब इसमें आ जाता है वरीयता क्रम कि सबसे ज्यादा वरीयता में नॉन प्रोटीन भाग कौन सा है। तो इस परिस्थिति में हमें जब सवाल आए तो हमें प्रोस्थेटिक समूह जो है उस पर राइट क्लिक करना है। प्रोस्थेटिक समूह पर क्यों करना है? क्योंकि ये मजबूत बंध के साथ जुड़े होते हैं, मजबूत बंध के साथ जुड़े होते हैं। और कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। चलिए आपने तीनों सवाल उतार लिए होंगे मेरे ख्याल से। अब चलते हैं आगे। अब कुछ थ्योरीज है अपने एंजाइम से रिलेटेड, दो ही है, ज्यादा नहीं है। जो आपने पहले काफी टाइम से पढ़ी होगी, लेकिन आज फिर से उसको रिवाइज कर लीजिएगा। दो ही सिद्धांत है और इन सिद्धांतों को समझते देर नहीं लगे, बहुत ज्यादा आसान सिद्धांत है, आप एक बार पढ़ते समझ जाओगे। कौन कौन से? पहला तो आपने हमेशा से पढ़ता है ताला चाबी सिद्धांत, एमिल फिशर वाला। कौन सा है? ताला चाबी सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत है वो है प्रेरित आसंजक सिद्धांत, कोसलैंड वाला प्रेरित आसंजक सिद्धांत। बस ये दो ही सिद्धांत है और बहुत आसान नेचर के सिद्धांत है। सबसे पहले तो इसके फाउंडर कौन कौन है वो ले लेते हैं। इनका है एमिल फिशर,
एमिल फिशर और इनका है कोसलैंड। ठीक है, ये दो इनके फाउंडर्स हैं। अब ये सिद्धांत कहते हैं क्या है, बहुत आसान नेचर के हैं, देख लीजिए अलग अलग। देखिए ताला साहब सिद्धांत में क्या कहता है, एमिल फिशर कहता है कि जो एंजाइम है, चलो बना के देते हैं साथ में स्ट्रक्चर करें। मान लीजिए तीन परिस्थितियां होती है। पहली परिस्थिति में ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये क्या ताला है, ताला क्या एमिल फिशर ने क्या कहा, जो ताला होता है ना वो तो होता है एंजाइम, और जो चाबी होती है जो ऊपर लगेगी इसमें वो क्या होती है, वो होती है क्रियाधार। ठीक है, अब उस पर चाबी लगा देते हैं। ठीक ठाक लगी चाबी है ना, नहीं लगे तो अभी अपने क्या लगा देना, आप किस लिए बैठा हो, सजाते रहना। चलिए अब होता क्या है वो ध्यान से देखिए, सॉरी ये है ताला, और ताला क्या है, एंजाइम है। ये चाबी, ये क्या है, क्रियाधार या क्रियाकारक, क्रियाधार बोलते थे सीधे। ठीक है, होता क्या है, एंजाइम अपने आप में स्थिर रहता है, क्रियाधार आता है, इससे जुड़ता है, ये मान लीजिए हमने इसको जोड़ दिया और ये रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन होने के बाद में ये वापस से एंजाइम और क्रियाधार क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, ये क्या बन गया, इसका उत्पाद बन गया, और एंजाइम जो है वैसा का वैसा रहा, एंजाइम वैसे का वैसा रहा। ये क्या हो रही है, क्रिया हो रही है या अभिक्रिया हो रही है, कुछ भी मान लो। ध्यान से देखिए सिद्धांत को, एमिल फिशर कहता है कि जो एक एंजाइम होता है वो एक ताले की भांति होता है, और जो क्रियाधार होता है वो एक चाबी की भांति होता है। हमने कहा था कि जो एंजाइम होता है वो क्रियाकारक विशिष्ट होता है, यानी किसी विशिष्ट क्रियाकारक के लिए किसी विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। जैसे अगर प्रोटीन का पाचन करना है तो पेप्सिन या ट्रिप्सिन या रेनिन की जरूरत पड़ेगी, है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना है तो एमाइलेज की जरूरत पड़ेगी, वसा का पाचन करना है तो आपको लाइपेज की जरूरत पड़ेगी, जीवाणु की कोशिका भित्ति को गलानी है तो लाइसोजाइम की जरूरत पड़ेगी, अगर पादपों की कोशिका भित्ति को गलानी है तो सेल्यूलेज की जरूरत पड़ेगी, कवक की कोशिका भित्ति को गलानी है तो काइटिनेज की जरूरत पड़ेगी। यानी कि फिक्स है कि इस काम के लिए ये एंजाइम आवश्यक है, हर क्रियाधार के लिए अलग फिक्स एक एंजाइम है। तो एमिल फिशर कहता है कि एंजाइम अपने आप में स्थिर रहता है, उसकी संरचना में किसी तरह कोई चेंज नहीं होता है, ना उसमें किसी तरह का अभिक्रिया से पहले या बाद में या दौरान परिवर्तन होता है। क्रियाधार आता है, जुड़ता है, उत्पाद में बदलता है और अलग हो जाता है। यानी कि जो एंजाइम है उसके सांचे जो है वो भी कैसे हैं, स्थिर है या दृढ़ सांचे हैं इसके, स्थिर या दृढ़ सांचे हैं इसके। बस कोसलैंड क्या कहता है, कोसलैंड ने सिद्धांत दिया प्रेरित आसंजक सिद्धांत। कोसलैंड कहता है देखो भैया ठीक बात है, हर एक एंजाइम हर एक अभिक्रिया को प्रेरित करता है, लेकिन जो एंजाइम है ना उसके सांचे दृढ़ नहीं होते जैसे इसके हैं, वो परिवर्तनशील होते हैं। बोले कैसे, बोले जैसे मान लीजिए ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है, एक एंजाइम है, और इस पर इस तरह का एक क्रियाकारक आ गया। अब इससे मैच कर रहा है क्या, बोले नहीं कर रहा। बोले जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, ये खुद
जो एंजाइम है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा और इसके अंदर ये क्रिया कारक जुड़ जाएगा और जब अभिक्रिया पूरी हो जाएगी तो वापस से ये जो एंजाइम है वो इस तरह से अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा और ये वापस अपना उत्पाद के रूप में अलग हो जाएगा। ये लो, बस इतना ही अंतर है इन दोनों में। बात लगभग सेम है लेकिन चेंज कहाँ आ रहा है कि एंजाइम के जो प्रकृति है, जो संचय है, उस पर चेंज आता है। ये इसको कहते हैं सक्रिय स्थल। ये जो होते हैं इनको संचय जो इसको कहते हैं सक्रिय स्थल। एमिल फिशर कहता है सक्रिय स्थल जो है ये परिवर्तनशील है, जबकि एमिल फिशर कहता है ये सेम है। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब इसको डिनोट कर लेते हैं थोड़ा तरीके से ना। डायग्राम्स इस तरह से बना सकते हो एज इट इज, या अगर आप चाहो तो इस तरह से बना लो। तालाचाबी सिद्धांत एमिल फिशर, प्रेरित आसंजन सिद्धांत कोसलैंड, फिर डायग्राम बना लो और नीचे जगह छोड़ देना, दोनों नीचे एक दो पॉइंट है वो लिखवा दूंगा साथ में, आपको याद करने में आसानी रहेगी। चलिए पहले आप ऐसे उतार लीजिए इसको ना, इसको सक्रिय स्थल लिख लीजिए ना। सक्रिय स्थल कौन से है? ये वाला सक्रिय स्थल है, ये जो ना ये सक्रिय स्थल है सारे। इस डायग्राम को बनाने के बाद में और इस तरह से सेट करने के बाद में आप लिख लीजिएगा, यहां पे नीचे लिखिएगा एमिल फिशर वाला जो है तालाचाबी सिद्धांत, इसके नीचे लिखिएगा एमिल फिशर के अनुसार, एमिल फिशर के अनुसार ताला एंजाइम, ताला बराबर कर दीजिएगा एंजाइम, ताला लिखकर बराबर एंजाइम, एमिल फिशर के अनुसार ताला एंजाइम तथा चाबी क्रियाधर है, तथा चाबी क्रियाधर है। अगली लाइन लिखिएगा एंजाइम उत्पाद निर्माण में भाग नहीं लेता, एंजाइम उत्पाद निर्माण में भाग नहीं लेता, बल्कि यह केवल क्रिया कारक की सक्रियण ऊर्जा का मान कम करता है। इस पॉइंट को समझेंगे, लिखिएगा एक बार। यह केवल क्रिया कारक की सक्रियण ऊर्जा का मान कम करता है। अब इस प्रेरित आसंजक के नीचे लिख लीजिएगा, ये लिख लिया होगा प्रेरित आसंजक किसने दिया? कोसलैंड ने दिया। इस तरह का डायग्राम बना लीजिए और फिर आप चलिएगा आगे। कोसलैंड के अनुसार एंजाइम के सक्रियण स्थल परिवर्तनशील होते हैं। एंजाइम के सक्रियण स्थल परिवर्तनशील होते हैं जो क्रियाकारक के अनुरूप स्वयं को ढाल लेते हैं, जो क्रियाकारक के अनुरूप स्वयं को ढाल लेते हैं। इस एमिल फिशर वाला जो सिद्धांत है इसके नीचे एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा कि एमिल फिशर के अनुसार, इधर इस साइड में, एमिल फिशर के अनुसार एंजाइम के सक्रिय स्थल दृढ़ या अपरिवर्तनशील होते हैं। एंजाइम के सक्रिय स्थल जो है वो कैसे होते हैं? दृढ़ या अपरिवर्तनशील होते हैं। तो हमने देखा कि ये सिद्धांत क्या कहता है। इसमें एक नई बात इस एमिल फिशर ने कही है कि जो एंजाइम है वो क्रिया में कोई इससे विशेष भाग नहीं लेते, बस ये करता क्या है कि जो क्रियाधर है इसकी सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देते हैं।
अब ये क्या मैटर है ये देखते हैं। उतार लिया होगा आपने, वरना उतार लीजिए, मैं हटा रहा हूं उसके बाद। ये सक्रिय ऊर्जा का मान कम कर देता है। तो सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि सक्रिय ऊर्जा है क्या। देखिए आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल से, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको एक फिक्स एनर्जी देनी पड़ती है, और जब वो एनर्जी का मान पूरा हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना। उसको हम देली मान कहते हैं उसका। कुछ ऐसा सा सिस्टम यहाँ पर है। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई रिएक्शन होनी है और उस रिएक्शन के लिए मान लीजिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी, तभी ये जो क्रिया कारक है ये किस में बदल पाएंगे, उत्पाद में। ठीक है, और इतनी ऊर्जा प्राप्त करने में समय भी अधिक लगेगा। तो एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम जो जुड़ते हैं तो ये सक्रिय ऊर्जा का मान कम कर देते हैं, जिससे समय की बचत होती है और ये क्रिया कारक जो है वो उत्पाद में बदल जाते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब देखते हैं समय, उसके हिसाब से क्लास आगे बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, इनफ है आज के लिए। एक पार्ट और मुझे लगता है बनाना पड़ेगा इसका। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।